सब। आज हम जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एक सीरीज चल रही है उसकी थर्ड वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको बताया था और आज मैं आपको और जो कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। बेसिकली आज हम स्पेशली जिन वर्ड को यूज करेंगे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अपना सबसे पहला जो टर्म है इसमें वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषिगत साख। बेसिकली यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो बेसिकली जनरली किस काम से आता है, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसके अंदर उर्वरा शक्ति होती है, उसके पास जो कल्टीवेशन पावर होती है, उसके अंदर यदि हम कुछ बोएंगे तो वो आपको जो है वो ग्रो होता है और वो बढ़ता है। तो वो जो उसकी पावर है, उस जो शक्ति है, उसका उपयोग करने का जो कला है ना, जो आर्ट है, वो वही अपने आप में क्या है, एग्रीकल्चर है। और जब आप उस का यूज करते हो तो उसे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहते हो और उससे रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटी होती है जो एग्रीकल्चर के साथ चलती है, जिन्हें हम बोलते हैं एंसिलरी एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर, कृषि की सहायक गतिविधियां जैसे पशुपालन। सामान्यतः एक किसान जब खेती करता है तो उसके साथ साथ वो पशु जो है उनको भी रख लेता है अपने पास, क्योंकि कारण उसके लिए उसकी जो है वेरिएबल कॉस्ट उसके पास नहीं होती है, क्योंकि जैसे पशुओं को जो चारे की व्यवस्था होती है और आदि व्यवस्था होती है वो उसके साथ ही जो है वो एग्रीकल्चर में उसके साथ उसकी हो जाया करती है, उसकी पूर्ति उससे हो जाया करती है। तो वो जो है एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन को भी साथ में लेके चलता है। इस कारण से पशुपालन को हम एंसिलरी एक्टिविटी टू एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि की सहायक गतिविधि के रूप में कहते हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्रेडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उधार की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक एग्रीकल्चरिस्ट जनरली जो क्रेडिट लेता है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेता है, अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं उनसे एग्रीकल्चर क्रेडिट लेता है। इनफॉर्मल सोर्सेज का मीन्स ये है, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट जिनको माल बेचता है, जिनको वह जिन जैसे मंडी जो होती है, कृषि उपज मंडी समितियां होती है आज की व्यवस्था में हम देखें तो वहां पर जब कृषक माल बेचता है तो उन्हीं व्यक्तियों से ही जो है वो समय समय पर जरूरत होती है तो वो एज ए उससे क्या लेता रहता है, क्रेडिट लेता रहता है, उससे उधार लेता रहता है। तो जनरली तो एक एग्रीकल्चरिस्ट का क्रेडिट लेने का जो तरीका होता है वो इनफॉर्मल होता है, बट फिर भी हम इन प्रोजेक्ट की बात करें तो केसीसी से बहुत बड़े एग्रीकल्चर क्रेडिट की पूर्ति की जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी। ये क्या होता है, बेसिकली केसीसी जो है वो एक व्यवस्था है जिसके अंदर एग्रीकल्चरिस्ट को एक लिमिट बना दी जाती है, क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। जितनी ज्यादा उसके पास भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसी आधार पर उसके एक उसका मान निकाला जाता है, उसको मेजरमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स एक लिमिट बना दी जाती है उसकी। ये बेसिकली जो व्यवस्था चालू हुई वो 1998 में जो है वो ये शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। तो ये जो व्यवस्था है किसान क्रेडिट कार्ड की, इसके अंदर उसको एक लिमिट दे दी जाती है और उस लिमिट का वो जो है वो यूज करता रहता है। जैसे ही उसको जरूरत होती है बीज बोते समय जो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, जो बीज लाने की, उसको खरीद के और फिर जो है उसको बोने की, वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो है उसको जो क्रेडिट की जरूरत होती है एग्रीकल्चरिस्ट को, वह उस वहां से लेता है, किस केसीसी से यूज करता है। और जैसे ही उसके पास खेती हो जाती है, एग्रीकल्चरिस्ट अपनी जो खेती से प्राप्त जो उसका अनाज होता है या फिर कोई दाल है, जो भी उसने खेती की है, आउटपुट जो उसका जो हुआ है, उसको जब बेचता है उससे जो उसको रेवेन्यू मिलती है उसे वापस जो है वो कहाँ जमा करा देता है, उसे वापस अपनी लिमिट में जमा करा दिया करता है, फिर वापस यूज करता रहता है। तो एक लिमिट उसे यहाँ पर मिल जाती है और समय समय पर इस लिमिट को बढ़ा भी दिया जाता है बैंकिंग के अनुसार।
तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर क्रेडिट है। यदि आप बैंक से भी इसे ले सकते हैं। कुछ संस्थागत ऋण जो है, कुछ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो अलग अलग तरीके से बैंक जो है, अदर एनबीएफसी जो है, अलग अलग जो व्यवस्थाएं है उसमें आप एग्रीकल्चर क्रेडिट ले सकते हैं। और साथ में आप इनफॉर्मल क्रेडिट, तो एक मेन सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर का क्रेडिट का है ही है, जिसमें आप जो है किसी जो पुरानी जो व्यवस्था है, जिसके अंदर एक आप किसी परिचित से है या फिर जिसको आप माल बेचते हो, एग्रीकल्चर जिसको माल बेचता है उसी से क्रेडिट की व्यवस्था कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो ये जो टोटल जो है वो एक इनफॉर्मल व्यवस्था से भी हो सकता है और फॉर्मल व्यवस्था, फॉर्मल जो सोर्सेज है उनसे भी हो सकता है, दोनों ही सोर्सेज इसके हो सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है एग्रीकल्चरल अर्निंग, कृषिगत आय। देखिए, जब हम एग्रीकल्चरल अर्निंग की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल अर्निंग दो तरीके से हो सकती है। एग्रीकल्चरल अर्निंग या तो आप एज ए एग्रीकल्चर लेबर करो, या फिर एज ए आप एक जमींदार के तौर पर या एक भूस्वामी के तौर पर, एक लैंडलॉर्ड के तौर पर करो। एक भूस्वामी जो होता है, एक लैंडलॉर्ड जो होता है, उसको भी एग्रीकल्चर से अर्निंग होती है, एग्रीकल्चर जो होती है उससे उसको आय होती है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत से मजदूर, बहुत से मजदूरी व्यवस्था में लगे हुए होते हैं, और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का काम होता है, कृषि का जो कार्य हुआ करता है, वो किसी अन्यों को एक व्यवस्था के तहत दे दिया जाता है कि जो है आप इस पर मजदूरी कीजिए, ठीक है, आप इसे बोइए और सारी व्यवस्था कीजिए, ठीक है, और आप जो है आपको उसके तौर पर जो है वो मजदूरी दे दी जाएगी, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये व्यवस्था जो है वो एक देश के अंदर, हमारे देश के अंदर चलती है। लैंडलॉर्ड जो है वो उससे जो है वो एक बड़ी भारी कमाई उससे कर लेता है, और लेबर को सारी व्यवस्था लेबर करता है, सारी चीज़ें लेबर करता है, परंतु उसको एक ज़्यादा अच्छी मजदूरी उसमें नहीं मिल पाती है। तो ये जो व्यवस्था है एग्रीकल्चरल अर्निंग जो है वो दोनों ही तरीके से हो सकती है। इसमें मजदूरी की आय का ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि बहुत बड़ा जो तबका है वो एग्रीकल्चरल अर्निंग जो है वो एज ए एग्रीकल्चर लेबर के रूप में प्राप्त करता है। तो एग्रीकल्चरल अर्निंग का मतलब ये है, चाहे आप एज ए लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चर से अर्निंग प्राप्त करते हो, चाहे आप एज ए मजदूर, एज ए वेजेज यदि एग्रीकल्चर से प्राप्त कर रहे हो, तो ये दोनों ही आपकी एग्रीकल्चरल अर्निंग में शामिल होता है। अगला टर्म हमारे पास है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषिगत अर्थशास्त्र। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का मीन ये है कि देखिए ये अपने आप में एक अलग ब्रांच बन जाती है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर, जैसे हम इंडिया जैसी कंट्री के लिए बात करें तो एग्रीकल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इंडिया के अंदर होता है। इंडिया जो है वो उसके एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पर्सन्स जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और जब एग्रीकल्चर में वो लगे हुए हैं तो उनकी अर्निंग वो डिपेंडेंट भी एग्रीकल्चर पर है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर पर बहुत ध्यान देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में एग्रीकल्चर की स्टडी के लिए, एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है कैसे उसमें इनकम को बढ़ाया जाए। जैसे अभी मान लीजिए हमारे देश के अंदर हम देखें तो देश में हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, 2022 तक जो है वो किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ये बेसिकली किससे संभव होगा? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर की जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, उनको समझना पड़ेगा। आपको रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में, आपको एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, आपको एग्रीकल्चर प्राइसेस पॉलिसी जो है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो ऐसी बनानी होगी जिससे जो है वो किसानों की आय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये सारे जो आपके सुधार होते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर कृषि बिल आया, एग्रीकल्चर बिल आया, ठीक है, इसमें जहाँ तक कि कईयों का विरोध भी हो रहा है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है एग्रीकल्चर बिल, बट ये अपने आप में एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म का पार्ट है, ये कृषिगत सुधार का पार्ट है। इसका मूल उद्देश्य जो है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर शामिल जो बिचौलिया व्यवस्था है, जो एजेंट व्यवस्था है, उसको समाप्त करके एग्रीकल्चरिस्ट जो है, कृषि कृषक जो है उसकी आय को बढ़ावा देना है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स अपने आप में इसलिए एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करती है, और जब महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करती है तो इसकी पूरी जो इकोनॉमी चलती है, इसमें कैसे
कौन कौन सी इनकम्स इसमें होती है, कैसे इसकी आय को बढ़ाया जाए, कैसे इसकी एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी को बनाया जाए, और उस एग्रीकल्चर पॉलिसी को बनाते समय उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये भी एक कन्फर्म बात है कि एग्रीकल्चर ही हमारे देश के अंदर खाद्यान्न पदार्थों की उपलब्धता कराती है। जो बेसिक नीड जो होती है, जो हमारी आधारभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, उनमें से जो पहली नीड होती है खाद्यान्न संबंधी, उसकी पूर्ति एग्रीकल्चर करती है। और जब एग्रीकल्चर उसकी पूर्ति करती है, और दूसरा जो कपड़ा है उसका भी यदि मान लीजिए बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो एग्रीकल्चर से होता है, उसका जो कच्चा माल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक नीड से बहुत बड़ा रिलेशन एग्रीकल्चर का होता है। तो उस केस में यदि एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स को या एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को सही तरीके से गवर्नमेंट संभालने में, इसको मैनेज करने में सक्षम नहीं हो पाती है, एबल नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में एक देश के लिए, देश में एग्रीकल्चर जो प्राइसेज है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, उनके प्राइसेज बड़ी भारी मात्रा में जो है बढ़ने लगेंगे, और एक उस देश के अंदर भुखमरी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और ऐसा हम देख भी सकते हैं कि ये हम इन प्रेजेंट हम वर्तमान व्यवस्था देखें तो हमारे देश के अंदर हम इस समय जो है वो ऐसी व्यवस्था नहीं है, परंतु जो पहले का समय था, हमारे देश का जो प्रीवियस एरा था, उसमें जो है हमने देखा कि वहाँ पर भुखमरी आई, सब कुछ आया, परंतु वो कैसे सुधरा, वो दूर कैसे हुआ, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। जो हमने कृषि में सुधार किए, जो हमने एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन किए, हम हरित क्रांति लेके आए, हम अलग अलग खाद्यान्नों के हिसाब से क्रांति लेके आए, पीली क्रांति लेके आए, सरसों के लिए लेके आए, अनाजों के लिए हरित क्रांति लेके आए थे हम। तो ऐसे जो क्रांतियां हम लाए, जो रिवॉल्यूशंस हम लाए एग्रीकल्चर के अंदर, इनसे एक एक खाद्यान्न पर हमने फोकस किया कि इस खाद्यान्न को हमें कैसे बढ़ाना है, इस तिलहन को कैसे बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो ये जो है बेसिक अपने आप में उस कृषिगत पदार्थ जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, उसको बढ़ाने की व्यवस्था थी। और इससे इसमें फर्दर क्या हुआ, भूमि सुधार कानून आए। हमारे जो भूमि की जो जोतें थी, जो आकार थे, उनको सुधार करने के लिए, ठीक है, उनका जो एक सही तरीके से जो है, उनका एक एग्रीकल्चर की जो साइज है, एग्रीकल्चर लैंड की जो साइज है, उसको सही करने के लिए भूमि सुधार कानून लाए गए। ये सब जो है वो अपने आप में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एग्रीगेटली यदि हम बात करें तो अपने आप में एक अलग से, इसलिए ये क्या बन जाती है, एक सब्जेक्ट बन जाती है। तो इसलिए कृषिगत अर्थशास्त्र अपने आप में अर्थशास्त्र की एक शाखा के तौर पर काम करता है, ब्रांच के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर से जो में लोग जो इन्वॉल्व है, उनकी कंप्लीट जो इकोनॉमी होती है, उस पर हम अलग से जो है वो अपने आप में स्टडी करते हैं। तो ये कहलाती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषिगत अर्थशास्त्र। अगला हमारा जो टर्म है वह है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, कृषि निर्यात। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जहां तक कि हम बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आई, उसने वास्तव में हमारे देश से जो कृषि पदार्थ थे, जो एग्रीकल्चर, जो कच्चा माल था, उसको निर्यात करवा के और फर्दर उसको क्या किया, उसको जो पक्का माल बना के और फर्दर हमारे ही देश में बेचा। एग्रीकल्चर में जो एक्सेस यदि बचा हुआ है, मतलब मीन्स हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसके बाद जब एग्रीकल्चर हम पहले तो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद साथ में हम इतनी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेते हैं कि उसके बाद हमारे पास जो बचता है, एक्सेस बचता है, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो अपने आप में जो विदेशों को हम भेजते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब ये कृषि निर्यात भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट इसलिए बन जाता है कि यदि देश की व्यवस्था ऐसी है जिसके अंदर हम हमारे देश में वस्तुओं को नहीं रख रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट तैयार हुए उन्हें हम अपने देश में न रखकर और यदि विदेशों में ही निर्यात करने लग जाते हैं, यहाँ की पूर्ति हम पहले नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाता है।
कोशिश हमारी पहले ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जो हमारी लोकल डिमांड है, जो हमारी देश की जो डिमांड है, उसे हम पहले पूरा करें। फर्दर चाहे विदेश में हमें प्राइस मिल रहा हो, फॉरेन में हमें प्राइस मिल रहा हो, ठीक है, परंतु फिर भी हमें फर्स्ट जो है प्रायोरिटी इसे देनी चाहिए कि हम जो है वो देश में सबसे पहले देश की जो देश के लोगों को सबसे पहले क्या करें, उसकी सप्लाई करें। बट ये जो है वो अपने आप में एक मॉरल क्वेश्चन हो जाता है, ये अपने आप में नीति की बात हो जाती है। बाकी जो है लोग जो है वो ये देखते हैं कि सामान्यतः हमें एक्सपोर्ट जो है वो उसका करना चाहिए जिससे हमें अच्छा मूल्य मिले। यदि हमें लोकल मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस नहीं मिल रहा है तो हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। बट ये जो है वो अपने आप में इसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट प्रयास करती है। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ बढ़ा देती है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु का निर्यात बढ़ रहा है, वैसे जनरली गवर्नमेंट कभी भी एक्सपोर्ट्स पर कभी भी ड्यूटीज नहीं लगाती है, परंतु कोई ऐसी वस्तु एक्सपोर्ट हो रही है जिसका एक्सपोर्ट होने से लोकल मार्केट या लोकल जो गुड्स है, लोकल में गुड्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर देगी, गवर्नमेंट जो है उस पर ड्यूटीज लगा देगी। ड्यूटीज लगाने से जो है वो विदेशों में वो वस्तु महंगी हो जाएगी, तो ये जो है वो विदेशी नहीं खरीदेंगे, यही लोकल मार्केट में ही आपको बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे ड्यूटीज के माध्यम से भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट भी कर सकती है गवर्नमेंट। और यदि मान लीजिए कोई गुड्स हमारे देश के अंदर ज़्यादा निर्यात हो रहा है और यहाँ पर लोकल मार्केट में वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट जो है उस पर ऐसे मीजर्स ला सकती है, ऐसी ड्यूटीज़ लगा सकती है जिससे वो एक्सपोर्ट मार्केट की जगह लोकल मार्केट में जो है वो मिल सके। तो ये जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। बस डिपेंड इतना सा करता है कि हमारी कौन सी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है जिसमें हमें एग्रीकल्चर किस गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए, किस गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सारा जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारे लिए इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के रिलेटेड होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपको समझ में आया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके रिलेटेड जो है पॉलिसीज बनाते हैं, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज कहलाती है। अगला हमारा जो टर्म है वो है एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक। देखिए एग्रीकल्चर लेबर की जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिस्ट ने बहुत से प्रयास किए इस डेफिनेशन को देने में, परंतु एक मत नहीं हो सके। हर एक ने अलग अलग डेफिनेशन दी और ज़्यादा प्रयास भी ऐसा कोई विशेष इस पर नहीं हुआ। बट कुछ ऐसी डेफिनेशन इसमें समझ में आती है कि जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का ज़्यादातर अर्निंग उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एज ए लेबर काम करके होती है। कई बार आपने ऐसा एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि व्यक्ति मालिक भी होता है और श्रमिक भी होता है। व्यक्ति क्या होता है, मालिक भी हो जाता है और श्रमिक भी हो जाता है। अब कैसे हो जाता है कि उसके पास खुद की पास भी भूमि है, उसके साथ उस पर तो वो लेबर कर ही रहा है, उस पर तो वो खुद का कर रहा है, और साथ साथ में जो है वो कुछ समय के लिए वो दूसरे के यहाँ पर भी एज ए मजदूरी के रूप में चला जाता है। तो हम उसे एग्रीकल्चर लेबर नहीं कहेंगे। एग्रीकल्चर लेबर की डेफिनेशन जो है, कुछ जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट सहमत हुए इस चीज़ पर, तो वो ये हुए कि जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उसका जो बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर में मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है, एज ए ओनर नहीं, एज ए लाभ नहीं, एज ए प्रॉफिट नहीं, एज ए मजदूरी, एज ए लेबर, उसको एज ए वेजेस के रूप में उसे अर्निंग मिल रही है, ज़्यादातर हिस्सा उसका एग्रीकल्चर में वेजेस के रूप में मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर लेबर कहलाता है। तो एक व्यक्ति जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, भूमि भी है, और उस पर वह एग्रीकल्चर कर रहा है और उससे वो अपनी सिग्निफिकेंट अर्निंग कर रहा है, और कुछ समय के लिए वो एग्रीकल्चर में जो है वो अदर जगह जाकर भी मजदूरी कर रहा है, तो उसे हम एग्रीकल्चर लेबर नहीं कहेंगे। हम उसे जो एग्रीकल्चर लेबर के लिए यदि कोई इंडेक्स हम निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन में उस व्यक्ति को हम शामिल नहीं करेंगे। ये अपने आप में एग्रीकल्चर लेबर की जो डेफिनेशन यहाँ पर बनती है। तो पर्सन जो है, यदि सिग्निफिकेंट अर्निंग, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में एज ए वेजेज प्राप्त कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर लेबर कहलाएगा। अगला जो टर्म है हमारा वो है एग्रीकल्चरल पॉलिसी, कृषि नीति। जब हम कृषि नीति की बात करते हैं तो ये कृषि नीति जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा
टॉपिक होता है एक इकोनॉमी के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए, और उस देश में तो विशेष रूप से जिस देश में एग्रीकल्चर में मेजर ऑफ द पर्सन्स, जो बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, वो अपने आप में क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, एग्जिस्ट करता है। तो एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है उसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज बनाते हैं इसे समझना पड़ेगा हमें। हम बात करें कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर लैंड रिवॉल्यूशन लाए हम, या लैंड रिफॉर्म्स लाए, भूमि सुधार लेके आए, ये अपने आप में एग्रीकल्चरल पॉलिसी के माध्यम से लेके आएंगे। एक नीति बनाएंगे कि हमें भूमि सुधार की क्या क्या नीतियां रखनी है, ये अपने आप में एग्रीकल्चर पॉलिसी का पार्ट होगा। हमने ये निर्धारित किया कि विभिन्न वस्तुएं जो है उनकी कालाबाजारी न हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कालाबाजारी ना हो, उनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उससे रिलेटेड हमने जो है पॉलिसीज बनाई, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का पार्ट है। हमने ये नीति बनाई कि एग्रीकल्चर में सपोर्ट प्राइस रहेंगे, समर्थन मूल्य होंगे, जिसमें मैं अभी बताऊंगा आपको कृषि समर्थन मूल्य क्या होते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमने सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बनाई, ये अपने आप में एग्रीकल्चर पॉलिसी का पार्ट है। हमें एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करना है तो उसकी क्या पॉलिसी होगी, हम किस गुड्स पर सब्सिडी देंगे, किस गुड्स को हम सब्सिडी नहीं देंगे, किस गुड्स पर हम ड्यूटीज भी लगा देंगे यदि मान लीजिए हमारे लोकल मार्केट में उसकी डिमांड है और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये सारा जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड पार्ट है। तो वो भी पॉलिसी, उसकी भी जब हम पॉलिसी बना रहे हैं, उससे रिलेटेड नियम कायदे बना रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी। तो देश के अंदर बहुत सारे तरीके की पॉलिसी बनती है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनती है, और इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है। ठीक है, फर्दर जो है हमारे एक्सपोर्ट जो है फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है। तो ये जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है ये कंप्लीटली इस बात पर फोकस करेगी कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से नियम कायदे बनाए जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक अच्छे हिस्से के रूप में, एक जीडीपी में एक अच्छा हिस्सा एग्रीकल्चर से आ सके। हम जब बात करते हैं जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर का पार्ट जो है जीडीपी में कम है, परंतु लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। इसका मीन क्या हो रहा है, इसका मीन ये हो रहा है कि मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई बेरोजगारी शामिल है। वहां पर कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब जैसे कंसील्ड एम्प्लॉयमेंट का जब हम मतलब समझते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि जब एक खेत होता है उस पर 2 व्यक्तियों की जरूरत है, परंतु बात ये 5 व्यक्ति उस पर लगे हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी है। तो एग्रीकल्चर के अंदर कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया भी जाता है। उसका कारण ये होता है कि अर्निंग तो कम है बट ज्यादा लोग उसमें जो है वो इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों का अर्निंग का जो है वो माध्यम बना हुआ है एग्रीकल्चर। तो इसलिए एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है इसके अंदर हमें ये सारे जो है रिफॉर्म हमें करने होते हैं, हमें सारी पॉलिसीज यहाँ पर बनानी होती है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस क्या रहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ब्लैक मार्केटिंग कैसे रोकेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी कैसे देंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लोन कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट पॉलिसी भी उसमें रहेगी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो होगा प्रोडक्ट का वो कैसे होगा, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, इसके रिलेटेड एक फ्रेमवर्क तैयार करना वो अपने आप में एग्रीकल्चर पॉलिसी का पार्ट होता है। हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी टाइम टू टाइम जो है वो जारी की जाती है, इशू की जाती है। अगला जो टर्म है हमारा वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषिगत सुधार। जब हम कृषिगत सुधार की बात करते हैं, मैं बहुत बार इस टर्म को यूज कर चुका हूं आपके सामने। जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो देखिए कृषि एग्रीकल्चर के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर में कमी आ चुकी है, एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर में जो कमी आ चुकी है उसको सुधारना, उसकी कमियों को दूर करना वो अपने आप में रिफॉर्म है। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सी कमियां थी, जैसे इसके अंदर जो कमियां थी उसमें भूमि के जो आकार थे, जो हमारा लैंड का साइज था, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू था। छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर की छोटे छोटे जो खेत है उन पर लोग कृषि कर रहे थे, तो जोतों का जो छोटा छोटा आकार हो गया था, तो उनका जोतों का उपविभाजन कैसे होगा, उससे रिलेटेड नियम बनाने के लिए हमारे देश के अंदर भूमि सुधार कानून लाया गया, लैंड रिफॉर्म लाया गया कि भूमि की न्यूनतम जोत कितनी होगी, मिनिमम साइज जो है वो मिनिमम लैंड साइज कितनी होगी। तो हमने इसके लिए क्या लेके आए, हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेके आए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म
का एक पार्ट लेके आए जिसे हमने भूमि सुधार कानून कहा, लैंड रिफॉर्म एक्ट का। हम इसके लिए फर्दर जो लेके आए वो हम देश के अंदर जो एक एक अनाज पर, ठीक है, सब्जियों पर, ठीक है, और ये जो हमारे पास तिलहन है, दलहन है, इनके लिए हम अलग अलग क्रांति लेके आए, पीली क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए। ऐसी जो क्रांतियां थी ये सारी, ठीक है, दूध के लिए जैसे सफ़ेद क्रांति हम लेके आए, जो एग्रीकल्चर की एंसिलरी एक्टिविटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर लेके आए। तो ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, ये अपने आप में कृषि में जो कमियां आ गई है, कृषि के जो स्ट्रक्चर में कैसे हम कृषि कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या कमियां आ रही हैं और फिर उनकी कमियों को कैसे दूर करेंगे। तो जो कैसे दूर करेंगे वाला पार्ट जो है ना, वो अपने आप में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है। ये गवर्नमेंट द्वारा लाए जाते हैं। और जब और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बड़ी भारी मात्रा में जो हुए हैं हमारे देश के अंदर, इन्हीं से ही हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की उपलब्धता अपने आप में भारी मात्रा में बढ़ी है। और इसी से हम आज भी हम वर्तमान व्यवस्था देख सकते हैं कि हम इस समय जिस पोजीशन में हम चल रहे हैं, जिस पोजीशन में हम इन प्रेजेंट है, जो हमारे देश के अंदर कोविड जो लगा हुआ है, उस परिस्थिति में भी हम कहीं ना कहीं खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर स्थिति में है, ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली खाद्यान्न पर है। तो इसका मीन्स यही है कि हम अपने आप में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को एक अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बट हाँ, फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में सुधार हुआ है, परंतु साथ ही साथ एग्रीकल्चरिस्ट को उतना डेवलपमेंट एग्रीकल्चरिस्ट का भी नहीं हुआ है। एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम बढ़ाने की जो लक्ष्य है वो अभी भी गवर्नमेंट का पूरा नहीं हुआ है। उसे गवर्नमेंट को अभी भी पूरा करने के लिए और श्रम करना पड़ेगा और लेबर उस पर करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली ये सारा जो पार्ट था वो मैंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में बताया। कृषि की जो कमियां आ जाती है कृषि क्षेत्र में, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए हम अलग अलग सुधार लाया करते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाए। तो ये जो है वो अपने आप में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। और इसके आगे एक और होता है, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है। वो वर्ड मैंने यहाँ पर अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसको साथ में ही समझ सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है, कृषिगत क्रांति होती है। रिफॉर्म जो होता है वो सुधार के टाइप में होता है, उसे एक एज ए मॉरली, एक एज ए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के तौर पे लिया जाता है। परंतु जब हम किसी चीज़ को क्रांति बना देते हैं, रिवॉल्यूशन बना देते हैं, तो उसमें हमारा जो एक काम करने का जो तरीका होता है वो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाया करता है। हम उसे एक अपने फोकस एरिया के तौर पर लिया करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी एक समय में एक शीघ्रता से क्विकली हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए हम रिवॉल्यूशन उसे बनाते हैं। तो जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ठीक है, ये तो अपने आप में हरित क्रांति जो थी वो अपने आप में क्रांति थी। बेसिकली वो सुधार तो था, परंतु सुधार के साथ साथ वो एक अपने आप में ऐसा सुधार था जिसे हमने क्विक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे अपनाया था कि हम जल्दी से जल्दी और एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। मतलब हमने अपना एक लक्ष्य जो है वो क्विक जल्दी प्राप्त करने की कोशिश की। उसमें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बन जाता है वो। तो क्रांति जो है वो उसमें उसे हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कह देते हैं। हालांकि इसमें एक सेपरेट लाइन खींचना पड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म में और रिवॉल्यूशन में, ये हमारे लिए इतना संभव नहीं होता कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म को और रिवॉल्यूशन को बिल्कुल सेपरेट कर दें। परंतु फिर भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो होता है वो एक अपने आप में कमियों को दूर करना होता है। और उसके आगे हम यदि उसे बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे फिर बाद में रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया जाता है। आगे हमारा पास जो अगला टर्म है वो है एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइसेज, कृषि समर्थन मूल्य। क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइसेस क्या होते हैं, कृषि समर्थन मूल्य क्या होते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर में एक कृषक जो है उसकी आय के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि हम इसमें सफल नहीं हुए अभी तक कि कृषक की आय कैसे बढ़ाए। इसके लिए हमारे पास एक सही पॉलिसी अभी तक भी नहीं बन पाई है। ज़्यादा कि हमारा अभी लक्ष्य है कि 2022 तक हम कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे, परंतु बात यह है कि अभी भी उसका एक फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है। ये जो एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइसेज है बस इसी उद्देश्य से लाया गया था। जब लाया गया था तो इसका उद्देश्य यही था। ज़्यादा कि इसका कई लोगों ने गलत तरीके से उपयोग किया
और ये गलत तरीके से उपयोग का ही परिणाम है एग्रीकल्चरल बिल। ये जो एग्रीकल्चर बिल लाया गया, कृषि बिल लाया गया, इसका एक कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं कृषि समर्थन मूल्यों का गलत उपयोग हो रहा था। तो हमने एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइस को इसीलिए लाए थे कि कृषक की आय बढ़ा सके, परंतु वो तरीका जो है वो लोगों ने उसका अपनी कमियां निकाल ली, उसको जो है उसकी कमियों को निकालकर उसको उसका उपयोग करने की कोशिश की। तो उसको फिर दूर करने के लिए कि जिससे एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस को हटाकर हम कोई ऐसी व्यवस्था लाए जिससे कृषक की आय बढ़ जाए और एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइस पर हमें ध्यान न देना पड़े। तो एक ऐसी व्यवस्था के लिए ही अपने आप में कृषि बिल लाया गया, और इसी का ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि कारण लोगों को ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, गलत फहमी भी है, और कुछ अपने आप में सही भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस व्यवस्था से एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइस को हटाना चाहती है। तो ये अपने आप में एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइस जो होते हैं, ये कृषि में हम कृषक को उसके जब वो कृषि के लिए बीज बोता है उसी समय उससे कह देते हैं कि आपको हम इतना मूल्य इस खेती की जो प्रोडक्ट होगा, इस एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होगा, इसको हम इतने मूल्य में खरीदने को, इस इतने मूल्य प्रति किलो या प्रति क्विंटल इतने मूल्य में हम खरीदने को तैयार रहेंगे। तो ये एक सपोर्ट दे दिया आपने उसे, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमारे देश के अंदर मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि कारण ये जो है वो अपने आप में डिपेंड करता है कि मानसून अच्छा होगा। यहाँ तक कि इन प्रेजेंट की बात करूँ ना मैं, इन प्रेजेंट हमारे देश के अंदर वर्तमान में वो मानसून का जुआ वाली व्यवस्था है ना, वो दूर हो गई, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिंचाई साधनों का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। क्योंकि सिंचाई साधनों के विकास होने से एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रह जाती। यहाँ तक कि मानसून तो जरूरी है, मानसून केवल सिंचाई व्यवस्था से जो खेती होती है और मानसून से जो खेती होती है वो उसमें अपने आप में रात दिन का अंतर होता है, मतलब उसे एक बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें हम देख सकते हैं। तो इसलिए कि सिंचाई साधनों का विकास हमारे देश के अंदर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो परंतु जो है कहीं ना कहीं फिर भी कृषि जो है वो एज ए मानसून के जुए के तौर पर फिर भी कम मात्रा में तो है। तो उस स्थिति में हमें उसे बताना होता है कि यदि मान लीजिए उसने उसको, और दूसरी बात, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है उस समय जो बिचौलिए होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, जो मार्केट फोर्सेज होती है, वो इस तरीके से अपने आप को बना लेती है कि एग्रीकल्चरिस्ट को मूल्य नहीं मिल पाता, और जो उसका मूल्य है वो दूसरे खा जाते हैं पूरा। मतलब दूसरा का मतलब जो अन्य जो चैनल में चलते हैं उस मूल्य को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस व्यवस्था को जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए कि एक फिक्स प्राइस तो कम से कम मिले, एक मिनिमम प्राइस तो मिले, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई एग्रीकल्चर के अंदर, जो अपने आप में एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस है, जो इस बात को बताता है कि आपको बीज बोते समय ही आपको कह दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको जो है इतना प्राइस तो है इसका मिल जाएगा, जिससे उसके अंदर एक आश्वासन रहता है कि मैं जो बो रहा हूँ इसमें मुझे इतना तो मूल्य मिल जाएगा। तो उस आश्वासन के तौर पर वो जो है उस एग्रीकल्चर को करने के लिए प्रमोट होता है, और उस प्रमोशन से उसको कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइसेस, और इनके बढ़ाने की भी बड़ी भारी मांग जो है लोगों द्वारा की जाती है, एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा की जाती है, बार बार जो है वो गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाता है, और विशेष रूप से जब चुनावों का समय होता है तो एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइसेस को बढ़ाने का अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रहता है। तो अपने आप में ये एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि एक आश्वासन के तौर पर कृषकों को बता दी जाती है। अगला जो टर्म है वो है अमोर्टाइजेशन, कर्ज अदायगी। ये अमोर्टाइजेशन वर्ड जो है वो बेसिकली एक बहुत बेसिक जो वर्ड है, और एक सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन करना मीन्स जो ऋण लिया है उसको जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट में पे करते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट में उसे पे करते जाते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे करके क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। इसे ही हम लोन का क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं, कि लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो धीरे धीरे करके लोन के इंस्टॉलमेंट के पे करने से कम होता चला जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, कर्ज अदायगी। अगला टर्म जो है वो है एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, प्रत्याशित मुद्रास्फीति। प्रत्याशित मुद्रास्फीति जो है वर्ड वो इस बात को बताता है कि
जो हमारी संभावित भविष्य में जो मुद्रास्फीति होगी, जिसे आप आज अनुमान लगा सकते हो, जिसे आप आज पता लगा सकते हो, वो अपने आप में एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन कहलाता है। और हम अपनी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से को इस तरीके से मैनेज करते हैं राजकोषीय नीति को, कि हमारे देश के अंदर जो प्रत्याशित मुद्रास्फीति है वो आए ही नहीं। ठीक है, तो हम प्रत्याशित मुद्रास्फीति जो है वो नीति, वो इन्फ्लेशन है जो कि हमारे भविष्य में, निकट भविष्य में आने वाला है, और जिसको हमने अनुमानित भी कर लिया है। और जब अनुमानित कर लिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मीजर्स लेंगे और हम फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगला जो टर्म है वो है एप्लाइड इकोनॉमिक्स, व्यावहारिक अर्थशास्त्र। जब हम बात करते हैं व्यावहारिक अर्थशास्त्र की, एप्लाइड इकोनॉमिक्स की, देखिए एक तो टर्म होता है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, मीन्स जिसे हम इकोनॉमिक थ्योरीज का नाम भी दे सकते हैं। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो अपने आप में थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है, और वो इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में थ्योरीज की बात करती है। जो इकोनॉमिक थ्योरीज जो है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो आपको कि प्राइस का डिमांड से जो रिलेशन है, जो बेसिक रिलेशन है, बताया गया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस के जो कम होने पर बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पर कम होती है। मींस इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड क्वांटिटी का होता है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इसको थ्योरेटिकली हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक थ्योरी है, आर्थिक सिद्धांत है। और जब ये सिद्धांत को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, इस थ्योरी को हम जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी बिजनेस पर, कि इस बिजनेस में हमने देखा कि इस प्राइसेस के अकॉर्डिंग इसमें ये बिहेवियर हो रहा है, डिमांड क्वांटिटी इस तरीके से चेंज हो रही है, इसको हमने एक एज ए टेबुलेटेड किया, एज ए इसका कर्व बनाया और इस पर हमने रिसर्च की, वो अपने आप में बन गई अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज के पार्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं बिजनेस में, ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेबल, जो इम्प्लीमेंट हो सकता है इन प्रैक्टिकल, व्यवहार में, तो उसे हम कहेंगे अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा व्यवहार से संबंध रखती है, प्रैक्टिकलिटी से रिलेशन रखती है, कि प्रैक्टिकल में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है क्या। यदि वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक थ्योरीज का हमने वो पार्ट निकाला जो वास्तव में प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। कई बार हम ऐसी थ्योरीज देखते हैं, ऐसी इकोनॉमिक थ्योरीज भी पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकल में कई बार पॉसिबल नहीं होती है, जिनकी कई बार कुछ कमियां होती है, जिनको हम प्रैक्टिकल में उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इकोनॉमिक थ्योरीज जो दी जाती है वो कई अजम्पशन पर बेस्ड दी जाती है, उनमें अजम्पशंस होती है, बहुत सारी प्री कंडीशंस होती है। वो प्री कंडीशंस यदि पूरी ना हो तो वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्रैक्टिकलिटी में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उन्हीं थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो जिनकी शर्तें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जिन थ्योरीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एज ए प्रैक्टिकली, उन्हें हम कहते हैं, उस पूरे पार्ट को, इकोनॉमिक्स का वो पार्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब कुछ शामिल है, परंतु वो पार्ट जो कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिसे हम करते हैं, वो हमारा टोटल क्या कहलाता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहलाता है, व्यावहारिक अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है अजम्पशंस। अभी मैं आपको बता रहा था, इसी में बता रहा था जस्ट प्रीवियस टर्म में, कि कुछ प्री कंडीशंस होती है, यदि वो प्री कंडीशंस पूरी ना हो तो इकोनॉमिक थ्योरीज अपने आप में एक असत्य हो जाएगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। यदि मान लीजिए वो अजम्पशंस पूरी ना हो, वो मान्यताएं पूरी ना हो, वो प्री कंडीशंस पूरी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है वो अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी, मींस गलत स्टेटमेंट बन जाएगी, वो अपने आप में पूरी तरीके से गलत साबित हो जाएगी। तो जरूरी ये बात है कि ये अजम्पशंस पूरी होनी चाहिए। यदि इकोनॉमिक्स में ये अजम्पशंस पूरी नहीं हुई, मींस जैसे हमने कहा कि जनरली प्राइस जब बढ़ते हैं तो डिमांड जो है वो कम होती है, बट यदि मान लीजिए मार्केट में एक संभावना आ गई, कौन सी संभावना आ गई, कि भविष्य में और कीमतें बढ़ेगी या और कीमतें कम होगी, प्राइस अभी कम हो रहे हैं और डिमांड बढ़ गई, बट अभी संभावनाएं इस बात पर चल रही है मार्केट में कि कीमतें और गिरने वाली है। तो आप इस बात को प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या लोग
उस जगह डिमांड को बढ़ाएंगे प्राइस घटने पर? इसका आंसर होगा नहीं। प्राइस को घटने पर भी उस केस में लोग डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें रीजन होगा कि यदि उन्होंने डिमांड को बढ़ाया तो जब प्राइस गिरेंगे और ज़्यादा प्राइस गिरेंगे तो उनके लिए फिर जो है वो परेशानी हो जाएगी, उनको जो है और कीमतें कम रह जाएगी उस वस्तु की जिस वस्तु को उन्होंने खरीदा। तो ऐसी स्थिति में जनरली सटोरिये व्यक्तियों के साथ जो है वो ये जो फ्यूचर कंडीशंस जो है वो सटोरिये ज़्यादा देखते हैं। परंतु हम इसको एज ए प्रैक्टिकली हम जब बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि प्राइस यदि हम कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ये रिलेशन हुआ, ये थ्योरी हुई, ठीक है। परंतु ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि फ्यूचर में किसी प्रकार की कीमत की संभावना नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में कीमत वृद्धि और कमी की संभावनाओं को हम यहाँ पर हटा देते हैं। अन्य बातें समान रहनी चाहिए, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड जो है हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, जिसे हम लैटिन में सेक्ट्रिस पेरिबस भी कहते हैं, अन्य बातें समान रहे। तो ये अन्य बातें समान रहे, ये अपने आप में अजम्पशंस ही है, मीन्स ये अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए। यदि अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो पाएगी तो इकोनॉमिक थ्योरीज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और अजम्पशंस जो निकलती है ना वो कब निकलती है? जब हम किसी इकोनॉमिक थ्योरीज को बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि ये कमियां इसमें रह गई, ये कमियां जो है यदि रहेगी तो ये पूरी नहीं हो पाएगी, फिर हम उनको क्या बना देते हैं, एज ए अजम्पशन बना देते हैं कि हमने ये मानकर इसे माना है। तो ये मान्यताएं पूरी होनी चाहिए, तभी जाकर इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो इंप्लीमेंट हो पाएगी और इकोनॉमिक थ्योरी प्रैक्टिकल बन पाएगी। अगला जो टर्म है वो है असेट्स, परिसंपत्ति, जिसे हम संपत्ति भी कहा करते हैं, और अकाउंट्स में भी ये वर्ड यूज आता है। जो भी हम एक सामान्य रूप से कहे तो हम कह सकते हैं जिस भी ऐसी पूंजीगत वस्तु पर जिस पर हमारा अधिकार है, ऐसी पूंजीगत वस्तु जिस पर हमारा अधिकार है, कैपिटल गुड्स है जिस पर हमारा अधिकार है, क्या वो कैपिटल गुड्स ही हो? नहीं, कैपिटल गुड्स के अलावा कई बार जो स्टॉक भी होता है हमारे पास, वो भी अपने आप में क्या है, हमारे असेट्स है। कुछ रियल असेट भी होती है, कुछ हमारे पास फाइनेंशियल असेट भी होती है। रियल असेट का मतलब तो वास्तव में जो संपत्ति हमें दिखती है हमारे पास, जैसे मशीनरी है, ठीक है, वो हमारी रियल असेट है, स्टॉक है, रियल असेट है। कुछ फाइनेंशियल असेट होती है, मतलब कईयों के हमारे यहाँ खाते खुले होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिए, उसका खाता मैंने यहाँ पर खोल रखा है कि भाई इसके नाम 5 लाख रुपए है, तो ये भी मेरी क्या है, अपने आप में असेट है, ये उससे मेरा लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो राइट जो वर्ड है ना, जो अधिकार है, यही किसको बताता है, संपत्ति को बताता है। ये जो राइट वर्ड है, ये चाहे पूंजीगत संपत्ति हो, पूंजीगत संपत्तियां भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो चालू संपत्तियां भी जैसे स्टॉक है, कैश है, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो ये जो है कंप्लीटली हम जब बात करते हैं असेट की केवल, तो असेट जो है वो राइट है अपने आप में। हर चीज़ पर हम एक राइट वर्ड जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। चाहे वो भूमि हो, हमारी खुद की भूमि जो होती है उस पर हमारा एक राइट होता है, उसी राइट के कारण वो हमारी क्या होती है, असेट होती है, ठीक है। अब इसमें राइट जो होता है वो भी अलग तरीके से होता है, एक तो ओनरशिप होती है और एक होता है राइट टू यूज। राइट टू यूज जब हम कानून की भाषा में जाते हैं, जब हम कानून की भाषा में जाते हैं तो इसे जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है ओनरशिप और एक होता है राइट टू यूज। ये अलग अलग हो सकते हैं कानूनी भाषा में। जनरली जिसके पास ओनरशिप होती है उसी के पास राइट टू यूज भी होता है, परंतु कई बार कानून में ऐसा हो जाता है कि ओनरशिप अलग व्यक्ति के पास हो जाती है और राइट टू यूज अलग व्यक्ति के पास हो जाता है। कब्जा किसी और का होता है और प्रयोग करने का अधिकार किसी और के पास हो जाता है। तो वो एक अपने आप में कानून की बात हो जाती है। परंतु मैं आपको असेट के बारे में बता रहा था, तो असेट जो है वो बेसिकली क्या है, अधिकार को बताता है, एक राइट को बताता है किसी वस्तु पर, किसी फाइनेंशियल असेट पर। फाइनेंशियल राइट आपको है, कोई रियल राइट आपके पास है, तो वो सारा जो है वो कंप्लीटली आपका असेट के रूप में कहलाएगा, ठीक है। रियल असेट के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको दिख रही है, जो संपत्ति आपकी है रियली, ठीक है, जो आपको एज ए मशीन है, फर्दर आपका जो फर्नीचर है, ये सब आपकी रियल असेट्स है। फाइनेंशियल असेट का मतलब जो अकाउंट्स में आपके डेबिट बैलेंस जो बने हुए हैं, किसी से लेना आपको मनी है, ठीक है, तो वो सब आपके क्या है, फाइनेंशियल असेट्स है। अब हमारा जो है वो अंतिम वर्ड जो है वो है अवॉइडेबल कॉस्ट, परिहार योग्य लागतें, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए जब हम अवॉइडेबल कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा, अवॉइडेबल कॉस्ट का सबसे ज़्यादा यूज जो आता है ना, वो आता है कहाँ पर,
जब हमारी ये जो इसमें बेसिकली जो आई जो है वो गलत हो चुका है, अवॉइडेबल कॉस्ट जो है AVOIDAVLE अवॉइडेबल कॉस्ट होता है। तो अवॉइडेबल कॉस्ट जो है बेसिकली क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है जो हमारी जिन लागतों को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कब खत्म कर सकते हैं, जब हम कोई एक्शन ले, यदि हम कोई मैनेजमेंट कोई कोर्स ऑफ एक्शन ले, कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे वो कॉस्ट खत्म हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे अवॉइडेबल कॉस्ट, परिहार योग्य लागत। जनरली ऐसा मैनेजमेंट कब करता है, तो जनरली मैनेजमेंट तब करता है जब हमारी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। अभी मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकली इसमें बता सकता हूँ। इन प्रेजेंट हमारे देश के अंदर जब कोविड चल रहा है, तो इस अवॉइडेबल कॉस्ट का लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया है, बहुत ज़्यादा यूज किया है। जब हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरे देश के अंदर सिग्निफिकेंटली बंद हो गई, कई जगह पर कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी आज तक भी बंद है, जो नहीं चल पा रहे हैं, जो सेक्टर्स नहीं चल पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर मतलब देखिए अवॉइडेबल कॉस्ट का ज़्यादा यूज नहीं हुआ अब तक, परंतु जितना यूज इस समय हो रहा है ना, उतना यूज कभी अवॉइडेबल कॉस्ट का हो भी नहीं सकता। इस समय लोग इसी बात को देख रहे हैं कि हम कौन कौन सी कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट कौन सा ऐसा एक्शन ले जिससे क्या है हमारी ये कॉस्ट हट जाए। कुछ कॉस्ट ऐसी होगी जो अनअवॉइडेबल है, जो अब भी लगेगी, जो चाहे कोविड लग गया, परंतु बात ये कि उस स्थिति में भी जो कॉर्पोरेट ऑफिस बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनमें जो मतलब जो चपरासी लगे हुए हैं, जो मतलब उनको बेसिकली वहाँ के एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनको हम नहीं हटा सकते। तो वो अपने आप में अनअवॉइडेबल कॉस्ट है इन प्रेजेंट भी। बट बात ये कि उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी जब बंद हो गई, तो कुछ ऐसा लेबर था जिनको उनको ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। उस पर विचार किया उन्होंने कि भाई ये जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस एक्शन लेने से हमें जो है वो कहीं ना कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उनको उसने उन कॉस्टों को क्या कर दिया, उन्होंने हटा दिया। वो अपने आप में कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, अवॉइडेबल कॉस्ट कहलाएगी। वो कहलाएगी परिहार योग्य लागत। तो हमें जो अंतिम टर्म वो है इसका आई जो है वो हमारे पास नहीं है, AVOIDAVLE अवॉइडेबल कॉस्ट जो होता है, तो वो आप एक बार इससे करेक्शन में लेके चले। बाकी जो है वो परिहार अंतिम जो वर्ड है वो है हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट, जिससे हम कह सकते हैं जिन कॉस्टों को हम किसी मैनेजमेंट कोर्स ऑफ एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसके जस्ट अपोजिट अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जनरली अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, और जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमने जो है वो आज के जो कंप्लीट हमारा सेशन हुआ इसका, उसमें हमने बहुत से एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स को समझा और कुछ टर्म हमने उससे अलग अलग भी समझी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।